प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की कक्षा 11वीं की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत। हमारा टॉपिक क्या है? वनस्पति जगत। ये टॉपिक जीव विज्ञान का तीसरे चैप्टर से है। पाठ का नाम वनस्पति जगत है और इस वनस्पति जगत के अंतर्गत आज हम पढ़ने जाएंगे ब्रायोफाइटा के समूह या ब्रायोफाइटा के डिवीजन क्या क्या होते हैं। थोड़ा सा हम पिछली कक्षा में पढ़े गए टॉपिक का रिवीजन कर लेते हैं कि उसके अंतर्गत हमने पढ़ा क्या था। तो विद्यार्थियों, उस क्लास के अंतर्गत हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइटा के बारे में। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं? तो एक सीधा सा पहली लाइन जो टॉपिक के रूप में पढ़ी थी वो थी कि ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ब्रायोफाइटा को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्यों कहते हैं उसको? तो क्या पढ़ा था हमने? क्योंकि ब्रायोफाइटा ऐसे पादप हैं जो स्थल पे पाए जाते हैं, जहाँ नम छायादार स्थान होते हैं, जैसे नदी के किनारे हैं, जहाँ से पत्थरों से लगातार पानी निकलता रहता है, सीलन युक्त क्षेत्र होते हैं, आर्द्र युक्त क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर आर्द्रता अधिक होती है। तो ऐसे स्थान पर ये पाए जाते हैं। तो पाए कहाँ जाते हैं? स्थलीय प्लांट है। लेकिन अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए जब लैंगिक जनन की प्रक्रिया अपनाता है तो उस समय निषेचन के लिए युग्मकों के स्थानांतरण हेतु जल की आवश्यकता होती है। यदि उस अवस्था में ब्रायोफाइट्स को जल अवेलेबल नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती ही नहीं है, फलस्वरूप लैंगिक जनन की प्रक्रिया कंप्लीट नहीं होती, इसलिए जल की आवश्यकता होती है। तो ब्रायोफाइटा को हम सीधी सी लाइन में कहते हैं, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए स्थल और जल दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए उसको एम्फीबियन कहा जाता था। ब्रायोफाइटा का पादप शरीर थैलाब होता है। ये मूलाभास जैसी सरल संरचना द्वारा अधः स्तर से जुड़ा हुआ होता है। थैलस होता है वो पष्टाधारी होता है। जनन कायिक जनन और लैंगिक जनन होता है और लैंगिक जनन इस पादप समूह में नहीं पाया जाता है। लैंगिक जनन में निर्मित होने वाली लैंगिक जनन संरचना को पुधानी और स्त्रीधानी कहते हैं। शैवाल की तुलना में ये लैंगिक जनन किस प्रकार से भिन्न है कि ब्रायोफाइटा के लैंगिक जनन अंग बहुकोशिकीय होते हैं। पुधानी से नर युग्मक पुंगड़ुओं का विकास होता है, जबकि स्त्रीधानी में अंडकोशिका विकसित होती है। फिर निषेचन की प्रक्रिया होती है, परंतु जाइगोट बनता है। जाइगोट से एक नए थैलाब पादप का निर्माण होता है जिसको बीजाणुद्भिद कहते हैं और ये बीजाणुद्भिद फुट सीटर कैप्सूल में विभेदित होते हैं। इत्यादि के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण जितने भी होते हैं वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि इस ब्रायोफाइट्स के कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, कितने समूह होता है। जिस प्रकार से शैवाल को विभक्त किया गया था और रोडोफाइसी में, फियोफाइसी में और क्लोरोफाइसी में, ठीक इसी प्रकार से ब्रायोफाइट्स को हम एक तो लीवरवर्ट में विभक्त करेंगे और दूसरा करेंगे मॉस में। इससे पहले हमने क्लास में पढ़ा था कि मॉस ऐसे पादप होते हैं जिसको नवोद्भिद को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त किया जाता है, तो वही मॉस इससे प्राप्त होने वाले एक विशेष प्रकार का पदार्थ पिट कहलाता है और इस पिट का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। तो ऐसा हमने
पहले पढ़ा था। तो कितने भागों में यह विभक्त किया? प्रमुख भाग हुए लिवरवर्ट और दूसरा होता है मॉस। तो आइए हम पढ़ते हैं कि लिवरवर्ट कैसे होते हैं और मॉस कैसे होते हैं, दोनों में अंतर कैसा होता है। कल हमने एक छोटा सा डायग्राम पढ़ा था और वो डायग्राम ठीक इस प्रकार की पर्णिल संरचना के रूप में था। इसको नाम दिया था लिवरवर्ट। क्या कहा था? लिवरवर्ट। तो ये एक पादप है जो जमीन पर फैला हुआ या थोड़ा सा ऊपर की ओर उठा हुआ पादप होता है। ऐसे पादप को क्या नाम देते हैं हम? थैलाब नाम देते हैं, थैलस पादप कहते हैं। तो ये जो भाग है वो किसका? लिवरवर्ट। अब लिवरवर्ट का तात्पर्य क्या हुआ कि ये लीवर के समान दिखता है? नहीं, बल्कि पुराने ज़माने में इस पादप से प्राप्त होने वाले रसायन का उपयोग लीवर या यकृत के रोगों के उपचार हेतु किया जाता था, इसलिए इसका क्या नाम दिया गया? लिवरवर्ट। तो पादप का ब्रायोफाइट का एक बड़ा समूह हो गया लिवरवर्ट। कहाँ पे पाए जाएंगे लिवरवर्ट? लिवरवर्ट मुख्य रूप से नम और सायादार स्थान, ये ब्रायोफाइट का मुख्य लक्षण है। कहाँ पाए जाएंगे? नम और सायादार स्थानों पर। ऐसे स्थानों पर जैसी नमी कमी हो जाती है, शुष्कता बढ़ती है या फिर छाया कम हो जाती है, तुरंत बाद से ये पादप वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। लिवरवर्ट का पादप का होता है वो थैलाब होता है। थैलाब का मतलब थैलस युक्त संरचना होती है जिसमें जड़ तनावपण नहीं पाई जाती। थैलस की विशेषता क्या होती है कि ये पष्टाधारी होते हैं। कैसे होंगे? पष्टाधारी या पष्टाधार। अब पष्टाधारी का तात्पर्य क्या हुआ? थैलस की दो सतह पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ये हथेली है, इस हथेली के ऊपर वाला भाग और इसका नीचे वाला भाग, दो भाग हो गए। इस सतह का कलर अलग है डेफिनेटली, और इसका कलर अलग है, थोड़ा सा लाइट है, थोड़ा सा डार्क है। तो हम उसको नाम देते हैं ये पष्ट सतह और ये अधर सतह हो जाती है। पष्ट सतह और अधर सतह संरचना में बिल्कुल अलग अलग होती है, तब हम उसको नाम देते हैं कि थैलस विभक्त हैं। पष्ट अलग है, आधारीय भाग अलग है, तो उसको नाम देते हैं पष्टाधारी या डॉर्सल वेंट्रल थैलस कहलाता है। पष्ट अधर सतह पर, निचली सतह पर मध्य शिरा के आसपास एक कोशिकीय बहुकोशिकीय रोमिल संरचना पाई जाती है। कैसे पाई जाएगी? रोमिल। इन रोमिल संरचना को मूलाभास कहते हैं और ये मूलाभास इस थैलस को अधः स्तर से जोड़े रखने का कार्य करता है। तो ये मूल रूप से थैलस पष्टाधारी और अधः स्तर से मूलाभास की सहायता से चिपका हुआ होता है। कुछ लिवरवर्ट ऐसे भी है, क्योंकि लिवरवर्ट में बहुत सारे ब्रायोफाइट्स आते हैं, तो कुछ लिवरवर्ट ऐसे ही है जिनके किनारों पर पर्ण के समान संरचना पाई जाती है। किसके समान? पर्ण के समान। तो ये पर्णिल संरचना यहाँ पर उपस्थित होती है। सामान्य ये जो लक्षण है वो इस लिवरवर्ट के कायिक लक्षण होते हैं। अब आप इस थैलस को देखिए, ये मार्केंसिया का थैलस है। अब मार्केंसिया के थैलस में क्या होता है कि ये थैलस यहाँ पे एक खांच बन गई और एक खांच बन गई, बड़ी खांच। तो इस खांच के कारण एक भाग ये बन गया, दूसरा भाग ये बन गया, और इस खांच के कारण एक भाग ये और इस दूसरा भाग ये। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको क्या कहेंगे हम टेक्निकल लैंग्वेज में? इसको हम कहेंगे कि ये थैलस द्विशाखित भाजित है। दो भागों में शाखित शाखाएं बनी और फिर वो दो भागों में विभक्त हो गए। तो प्रारंभ में दोनों थैलस एक ही था, एक खांच बनी और खांच बने हुआ धीरे धीरे बड़ा होता गया, और बड़े होने के बाद अंतिम स्थिति में जब ये खांच का आधारीय भाग तक पहुँचती है, दोनों भाग पृथक हो जाते हैं। और पृथक होते ही ये पादप भाग अलग हो गया और ये पादप भाग अलग हो गया। इसको नाम देते हैं द्विभाजन शाखा। लिवरवर्ट में जनन की प्रक्रिया कायिक जनन होता है और लैंगिक जनन होता है, ऐसा हमने ब्रायोफाइट के सामान्य लक्षण पढ़ा था। तो कायिक जनन होता है वो विखंडन विधि के द्वारा दो भागों में विभक्त हो जाता है, अथवा जैमा कप के द्वारा होता है। जैमा कप क्या होता है? तो मार्केंसिया में मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि इस थैलस की ऊपरी सतह पर एक कप नुमा संरचना पाई जाती है। किसके समान पाई जाती है?
कप के समान इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है। इस संरचना को नाम देते हैं जैमा कप। अब जैमा कप के आंतरिक भाग में बहुकोशिकीय संरचना, इस प्रकार की संरचना आधार से जुड़ी होती है, तो बहुत सारी इसमें पाई जाती है। ये एक बहुकोशिकीय संरचना है। इस संरचना को नाम देते हैं जैमा। जैमा किस में पाए जाते हैं? जैमा कप में पाए जाते हैं। और ये जैमा कप सामान्य तौर पर क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरे रंग के होते हैं। जैसे ही थैलस विघटित हो जाता है, जैमा कप पृथक हो जाएंगे। अब पृथक होने के बाद में जैमा कप की भित्ति टूट जाएगी तो जैमा बाहर निकल जाएगी। अब ये जैमा कितने पालियों में बटा हुआ है? 2 पालियों में। इस पाली से अलग थैलस विकसित होगा, इस पाली से अलग थैलस विकसित होगा। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि एक जैमा से 2 नए थैलस का निर्माण हो सकता है। तो ये जैमा कप ब्रायोफाइट या लीवरवर्ट में पाया जाता है और मुख्य रूप से कायिक जनन के अंतर्गत आता है। दूसरा जो जनन की प्रक्रिया है वो है लैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण होता हो, युग्मकों का संलयन होता हो, उसको हम लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन संरचनाएं कौन कौन सी पाई जाएगी? एक तो पाई जाती है पूधानी और दूसरी पाई जाती है स्त्रीधानी। पूधानी नर जनन संरचना कहलाती है, जबकि स्त्रीधानी मादा जनन संरचना कहलाती है। अब ये जनन संरचना थैलस के कौन से थैलस पर उपस्थित है? फॉर एग्जाम्पल एक थैलस ये है, इस पर स्त्रीधानी भी पाई जाती है और पूधानी भी उपस्थित है। ये पूधानी है और यहाँ पे ये मान लेते हैं स्त्रीधानी। तो थैलस तो एक ही है, इन दोनों थैलस पर दोनों जनन, एक ही थैलस पर दोनों जनन संरचना पाई जाती है। तो हम ऐसे थैलस को नाम देते हैं एक लिंगाश्री। क्या कहेंगे? दोनों थैलस पर, एक ही थैलस पर दोनों जनन संरचना पाई जाती है, तो उसको नाम देंगे उभय लिंगाश्री। क्या कहेंगे? उभय लिंगाश्री। और यदि एक थैलस पर मान लेते हैं पूधानी पाई जाती है और दूसरे थैलस पर, किस पर? दूसरे थैलस पर स्त्रीधानी प्रेजेंट होती है, तो ये मान लेते हैं पूधानी और स्त्रीधानी। ऐसा मार्केंसिया में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की संरचना को हम नाम देते हैं एक लिंगाश्री। इंग्लिश में कहेंगे तो इसको कहेंगे डायोसिस और इसको नाम देंगे मोनोसिस। मोनो का मतलब एक ही थैलस पर और डायो का मतलब 2 अलग अलग थैलस पर। तो ये अलग थैलस, ये अलग थैलस। यदि इस थैलस पर स्त्रीधानी उपस्थित है तो उसको नाम देते हैं मादा थैलस, और यदि इस थैलस पर पूधानी उपस्थित है तो उसको नाम देंगे नर थैलस। और उभयलिंगाश्री स्थिति में दोनों जनन संरचना एक ही थैलस पर उपस्थित है, तब उसको सामान्य तौर पर थैलस के नाम पर जाना जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक लिंगाश्री क्या होता है और उभयलिंगाश्री क्या होता है। मार्केंसिया जो लीवरवर्ट है वो एक लिंगाश्री है, अर्थात पूधानी और स्त्रीधानी अलग अलग थैलस पर उपस्थित होगी। लेकिन रिक्सिया ऐसा लीवरवर्ट है जिसके एक ही थैलस पर दोनों प्रकार की जनन संरचना पाई जाती है। तो क्या हुआ? वो उभय लिंगाश्री। तो एक लिंगाश्री के लिए हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं मार्केंसिया, और उभय लिंगाश्री के लिए हम क्या लिख सकते हैं? रिक्सिया। ब्रायोफाइट्स में निषेचन की प्रक्रिया होती है वो अंतर्निषेचन होती है, यानी पूधानी से पुंगड़ू मुक्त होकर के जल की सहायता से स्त्रीधानी तक पहुंचेगी। जब निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है तो इन लीवरवर्ट्स में जाइगोट परिवर्तित होना प्रारंभ होता है। ये एक कोशिका वो जाइगोट है, 2 एंड, एक सिंगल सेल स्टेज है ये। इसके बाद में ये विभक्त होकर के 2 कोशिका बनेगा और 2 कोशिकाओं के बाद क्या बनेगा? 4 कोशिका बनेगी। और 4 कोशिकाओं के निर्मित होने के बाद इसमें एक विशेष संरचना बनेगी जिसको हम सामान्य रूप से तंतुर संरचना और एक उभरी हुई संरचना के रूप में बताते हैं। इस
संरचना को स्पोरोफाइट कहते हैं। स्पोरोफाइट का मतलब बीजाणुभिद, ये बीजाणु का निर्माण करेगी। कैप्सूल के अंदर पाए जाने वाली कोशिका जो कैसी है, द्विगुणित है। इसको नाम देते हैं स्पोर मदर सेल, SMC, स्पोर मदर सेल। ये क्या करेगी, स्पोर मदर सेल हिंदी में कहेंगे इसको बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा विभाजित होगी। विभाजन कौन सा होगा, अर्धसूत्री विभाजन। और इस अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये 4 बीजाणुओं का निर्माण करेगी। ये चारों बीजाणु की सूत्र गुणिता क्या होगी, अगुणित होंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा निर्मित होता है। और ये बीजाणु इस कैप्सूल से बाहर निकल करके किसी अधः स्तर से जुड़ करके वापस एक अगुणित थैलस का निर्माण करते हैं। उसको नाम देते हैं युग्मोक्त भिद। क्योंकि ये स्त्रीधानी की अंदर स्थित जाइगोट से विकसित हुआ है और स्त्रीधानी सामान्य तौर पर थैलस के अंदर धसी हुई अवस्था में पाई जाती है, इसीलिए स्पोरोफाइट इस युग्मोक्त भिद थैलस पर पूर्ण रूप से आश्रित होता है। लेकिन कैप्सूल से निकलने वाले बीजाणु जो परिवर्तित होकर के युग्मोक्त भिद बनाएंगे वो एक स्वतंत्र होगा, उसका स्पोरोफाइट से कोई लेना देना नहीं होगा। कंफ्यूज कहीं नहीं होना चाहिए कि स्पोरोफाइट युग्मोक्त भिद पर आश्रित होता है। युग्मोक्त भिद को इंग्लिश में हम गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट पर आश्रित होता है। लेकिन युग्मोक्त भिद या गैमेटोफाइट आश्रित नहीं होता, वो एक मुक्त जीवी होता है। लीवरवर्ट का स्पोरोफाइट 3 भागों में विभक्त होता है। आधारीय भाग इसका फुट या पाद कहलाता है। इसके बाद लंबी संरचना पाई जाती है वो सीटा कहलाती है। और इसका मुख्य भाग जो समांतर गोलाकार, अंडाकार या प्रति अंडाकार होता है उसको नाम देते हैं कैप्सूल। तो क्या आप बता सकते हैं कि स्पोरोफाइट में वो कौन सी संरचना या कौन सा भाग होता है जहाँ पर बीजाणु का निर्माण होता है? तो बीजाणु का निर्माण किससे होता है? बीजाणु मात्र कोशिका से। और ये बीजाणु मात्र कोशिका किसमें पाई जाती है? कैप्सूल में। तो कहाँ बीजाणु का निर्माण कहाँ होगा? कैप्सूल के अंतर्गत होता है। अब एक सामान्य जानकारी इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं। लीवरवर्ट में 2 एग्जाम्पल ली, रिक्सिया और मार्केंसिया का। ये कहाँ पाया जाता है? स्थल पाया जाता है, जलीय निवृत्ति। लेकिन रिक्सिया की एक प्रजाति जिसको हम रिक्सिया फ्लूटेंस कहते हैं, क्या नाम देंगे? रिक्सिया फ्लूटेंस। ये एक ऐसी प्रजाति है जो कि जल में पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं आसानी से कि लीवरवर्ट सामान्यतः स्थल पे पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप रिक्सिया फ्लूटेंस जलीय प्रजाति होती है। ब्रायोफाइटा का जो दूसरा प्रमुख भाग है वो मॉस कहलाता है। लीवरवर्ट की तरह ही मॉस की मुख्य पीढ़ी युग्मोक्त भिद होती है। इसका जीवन चक्र की प्रथम अवस्था होती है वो युग्मोक्त भिद होती है। और जहाँ कहीं पर भी युग्मोक्त भिद शब्द आ जाता है तो वो हमेशा गुणसूत्रों की दृष्टि से अगुणित होती है और युग्मकों का निर्माण करते हैं। हालांकि मॉस का भी पादप का थैलस होता है, लेकिन वो थैलस 2 भागों में विभक्त होता है। एक को प्रथम तंतु कहते हैं और दूसरे को पर्णील संरचना के नाम से जाना जाता है। प्रथम तंतु जो तुरंत प्रभाव से बीजाणु के अंकुरण के पश्चात बना हुआ है वो विसर्पी होता है। विसर्पी का मतलब जमीन के ऊपर फैला हुआ होता है। क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण हरा होता है और शाखित होता है, कई शाखाओं में होता है, लेकिन छोटे छोटे तंतुल में संरचना के रूप में विकसित होता है। तो एक प्रकार का इस प्रकार का ये विसर्पी भाग, इस विसर्पी भाग से एक मुख्य अक्ष विकसित होता है। क्या विकसित होगा? मुख्य अक्ष, जो मूल रूप से पर्ण के समान की संरचना होती है। इस मुख्य अक्ष भी कई बार कई अधिक शाखाओं में विभक्त हो सकता है। इस मुख्य अक्ष पर कई छोटी छोटी पर्ण पाई जाती है, तो ये पर्णील संरचना उपस्थित होती है।
इस पर्णिल संरचनाओं के कक्ष में लैंगिक जनन संरचनाओं का विकास होता है। लैंगिक जनन संरचना कौन सी? पुधानी और स्त्रीधानी होती है। विसर्पी भाग और या मुख्य अक्ष मूलाभास के द्वारा अधः स्तर से जुड़ा रहता है। और ये मूलाभास कैसे होंगे? लीवर बर्ड की तुलना में थोड़े से अलग होते हैं। लीवर बर्ड में अशाखित होते हैं, जबकि मॉस के अंदर ये शाखित होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होंगे? बहुकोशिकीय। क्या करेंगे? ये इस मॉस को अधः स्तर से जोड़े रखने का कार्य करता है। जनन की प्रक्रिया मूल रूप से प्रथम तंतु के विखंडन से होती है। प्रथम तंतु क्या होता है? जब बीजाणु अंकुरित होता है, सबसे पहले एक बहुकोशिकीय तंतु संरचना का निर्माण कर देते हैं। ये थैलस नहीं है, इसलिए इसको नाम देते हैं प्रथम तंतुल प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा। प्राइमरी प्रोटोनीमा टूटेगा, दो भाग में थैलस बनेगा, अथवा इससे एक नए प्रकार का तंतुल संरचना निकलेगी जिसको मुकुलन कहते हैं, के द्वारा भी इसके अंदर जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। मॉस में लैंगिक जनन संरचना किस पर विकसित होती है? पर्णिल जो कि पार्श्वकलिका होती है, मुख्य अक्ष कहलाता है, उस अक्ष पे स्थित होती है। वो पुधानी और स्त्रीधानी होगी। सामान्य निषेचन होगा और निषेचन के बाद में युग्मनज बनेगा। युग्मनज के अंकुरण से लीवर बर्ड के समान थैलाब संरचना विकसित होगी, उसको नाम देते हैं स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट हम इसको इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसको नाम देंगे बीजाणुद्भिद। लीवर बर्ड के समान ही ये फूट, सीटा और कैप्सूल में विपरीत होता है, लेकिन मॉस का बीजाणुद्भिद लीवर बर्ड की तुलना में ज़्यादा विकसित होता है। लीवर बर्ड में हो सकता है कभी फूट नहीं पाया जाए, कभी सीटा नहीं पाया जाए, या कभी दोनों ही नहीं पाया जाए, केवल कैप्सूल पाया जाए। लेकिन मॉस का स्पोरोफाइट 100% फूट, सीटा और कैप्सूल युक्त ही होता है। अब जब कैप्सूल के अंदर पाई जाने वाली, जैसे फॉर एग्जांपल एक कैप्सूल का डायग्राम है। अब इस कैप्सूल के अंतर्गत इसके आंतरिक सतह पर बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है, और ये बीजाणु मात्र कोशिका कैसी होती है? द्विगुणित होती है। और कौन से विभाजन द्वारा विभाजित होगी? अठसूत्री विभाजन द्वारा। और किसका निर्माण करेगी? बीजाणु का निर्माण करेगी। अब बीजाणु जब इस कैप्सूल से बाहर निकलेंगे तो उसको नाम देते हैं बीजाणु का प्रकीर्णन, फैलना, फैलते हो। तो फैलाने के लिए मॉस के कैप्सूल में विशेष विधि पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप बीजाणु अधिक दूरी तक फैलते हैं। और ये प्रक्रिया लीवर बर्ड की तुलना में ज़्यादा डेवलप होती है। लीवर बर्ड में बीजाणु को प्रकीर्णन करने की कोई विशेष विधि नहीं पाई जाती, लेकिन मॉस के अंदर विशेष विधि पाई जाती है। हम ये कह सकते हैं कि प्रकीर्णन का प्रोसेस है वो मॉस में ज़्यादा विकसित होता है। मॉस के अंदर कौन कौन से ब्रायोफाइट को रखा गया? फ्यूनेरिया को रखा गया है, स्पेगनम को रखा गया है, और पॉलीट्राइकम जैसे ब्रायोफाइट्स इस प्रभाग के अंतर्गत आते हैं। तो लीवर बर्ड में कौन से आए थे? जैसे रिक्सिया का नाम पढ़ा था हमने, मार्केंसिया पढ़ा था, और मॉस में क्या पढ़ा हमने? फ्यूनेरिया को एक उदाहरण के रूप में पढ़ा, स्पेगनम के रूप को पढ़ा, और पॉलीट्राइकम के रूप में पढ़ा। तो आज की इस छोटी सी क्लास में हमने डिस्कस किया है लीवर बर्ड क्या होते हैं और मॉस क्या होते हैं। अब बात करते हैं कि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न बनता है कि लीवर बर्ड के दो उदाहरण लिखो। सीधा सा लिख सकते हैं रिक्सिया और मार्केंसिया। ठीक है, इसी प्रकार के मॉस के दो उदाहरण लिखिए, तो क्या लिखेंगे हम? फ्यूनेरिया है, स्पेगनम है, और पॉलीट्राइकम है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि ब्रायोफाइट में बीजाणु का निर्माण किस संरचना में होता है? तो बीजाणुद्भिद के कैप्सूल में होता है। बीजाणु का निर्माण कौन से विभाजन द्वारा होता है? तो अठसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। आज के ये टॉपिक समाप्त होने के बाद आपको होमवर्क क्या करना है? होमवर्क करना है लीवर बर्ड और मॉस में तुलनात्मक विवेचना कीजिए। तुलनात्मक दोनों का टेबल बनानी, टेबल बनाने के बाद में लिखना है। थैंक यू।